हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। हमने पिछली वीडियो में 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक माना जा सकता है, इसमें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसकी भूमिका और 4 विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसकी जो पूरी विशेषताएं 10 विशेषता हैं, बाकी जो बची हुई 6 विशेषता हैं अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर भी उसको जाकर देख सकते हो। नोट्स पीडीएफ में डालता रहता हूं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे भी नहीं लगते और अपन को सब्सक्राइब करने में कुछ जा भी नहीं रहा है। तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, क्योंकि जब हम कंटेंट लाते हैं बढ़िया बढ़िया बुकों से तो नोट्स बनाते हैं तो काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो इसकी जो 4 विशेषताओं की अपन ने चर्चा कर ली थी, अब अपन 5वीं विशेषता की चर्चा करेंगे। तो इसकी विशेषता चल रही थी, हेडिंग तो डाल लेते हैं अपन। विशेषताएं तो इनमें अपन 5वीं विशेषता देखेंगे कि 5वीं विशेषता क्या थी, क्योंकि ऑलरेडी अपन 4 विशेषताएं इसकी पढ़ चुके हैं कि इस अधिनियम में संपत्ति, कर या शिक्षा यानी कर, संपत्ति या कर या शिक्षा के आधार पर यानी संपत्ति, यानी इस अधिनियम की जो 5वीं विशेषता है, इस अधिनियम में संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मत का अधिकार दिया गया। यानी सीमित जो लोग थे, सीमित लोगों को मत का अधिकार दे दिया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा जो प्रमुख विशेषता थी, जो 5वीं विशेषता थी कि संपत्ति, यानी जिनके पास में अच्छी संपत्ति थी, कर, जिनके जो कर देते थे सरकार को, और जो शिक्षित लोग थे उनको ही मत डालने का अधिकार दिया गया। यानी वो मत डालने यानी वोट डालने का अधिकार उनको मिला था। ये इसकी प्रमुख विशेषता रही और ये सीमित लोगों को मिला था, ज्यादा लोगों को ये नहीं मिल सका। अब इसके बाद में देखते हैं 6ठी विशेषता इस अधिनियम की। 6ठी विशेषता, इस अधिनियम में कुछ संप्रदाय थे जिनको सांप्रदायिक निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया था। यानी उनको अपने अपने जो समुदाय थे उनमें अपने अपने उम्मीदवारों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो जो प्रमुख संप्रदाय थे, सिखों, यानी इस अधिनियम में सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल
आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों आदि को क्या मिला? सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत के आधार पर वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। यानी इस अधिनियम में, जो ये अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में जो प्रमुख संप्रदाय थे सिख, ठीक है, भारतीय ईसाई, यानी जो यीशु को मानते हैं, ईसा मसीह उन्हें ही कहते हैं, वो भारत में आकर बस गए। ये जो धर्म था वो सबसे ज्यादा यूरोप में प्रचलित था। वहां पर जो चर्च चलते हैं, वहां पर आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि जो यीशु मसीह है उनको एक तख्त पे लटके हुए आपने देखा होगा और उनको कील ठोक कर मार डाला था। उसी समय से ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ा और ये ईसाई भारत में भी आकर रहने लगे और यहाँ पर लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया। तो ये जो भारत में भी ईसाई धर्म का प्रचलन आज भी देखा जाता है। तो भारतीय ईसाई, पहले भी भारतीय ईसाई थे, आज भी काफी सारे भारतीय ईसाई भारत में हैं। तीसरा समुदाय आंग्ल भारतीय, जो अंग्रेज है वो भारत में कुछ हद तक उस समय थे। अंग्रेज तो थे ही, तो अंग्रेज का मतलब क्या होता है? आंग्ल का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी बोल सकते हो, अंग्रेज, यानी आंग्ल का मतलब अंग्रेज होता है। तो अंग्रेज भारतीय, यानी जो भारत में जो अंग्रेज थे उनको अंग्रेज भारतीय, आंग्ल भारतीय कहा गया। और चौथी यूरोपीय आदि। इन सारे समुदाय के लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई और इनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है। यानी अर्थ क्या होता है सांप्रदायिक निर्वाचन? ये तो बात क्लियर है कि वोट के क्षेत्र में इन सब संप्रदायों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, लेकिन सांप्रदायिक क्षेत्र का मतलब ये है कि एक सिख, मान लीजिए एक सिख है, तो वो अपने समुदाय में यदि कोई सिख उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, वोटों के लिए लड़ रहा है, तो सिख को ही वोट डाल सकता था। यानी सिख को ही वोट डालेगा, ऐसा प्रावधान इसमें लाया गया था, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन कहा गया। यदि भारतीय ईसाई है और कोई भारतीय ईसाई वोटों में खड़ा हो रहा है, वो उम्मीदवार है, तो भारतीय ईसाई को ही वोट देंगे। जैसे आंग्ल भारतीय है, आंग्ल भारतीयों को ही वोट देंगे। और यूरोपीय आदि वो भी ऐसा ही करेंगे। अब इसके अंतर, यानी ऐसा इसलिए, और 1909 का अधिनियम आया था, उसमें भी पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार ये जो चल रहा था, अब धीरे धीरे वोट डालने का अधिकार भी इनको मिलने लगा। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद में अपने 7वीं विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। जो छठी विशेषता है, यानी छठी तो हमने देख ली, 7वीं विशेषता, यानी इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम में
अधिनियम में जो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, और इस लंदन में उच्च यानी उच्चायुक्त कार्यालयों की स्थापना की गई। उच्चायुक्त कार्यालयों की स्थापना की गई। ऐसा इसलिए कहा किया गया, क्यों किया गया ऐसा, ये निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि भारत के राज्य यानी भारत के राज्य सचिव के कुछ कार्यों को उच्चायुक्त कार्यालयों द्वारा किया जा सके। यानी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अधिनियम में जो इंग्लैंड की राजधानी है ना, इंग्लैंड, और अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र यही था इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की जो राजधानी लंदन है, ठीक है। लंदन में इस अधिनियम के द्वारा उच्चायुक्त यानी उच्च प्लस आयुक्त, इसका संधि विच्छेद होगा, दीर्घ संधि है इसमें, तो उच्च प्लस आयुक्त यानी उच्चायुक्त कार्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। लंदन में उच्चायुक्त कार्यालयों की स्थापना की गई, लेकिन क्यों की गई? ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि भारत में राज्य सचिव का पद था और उस पद में कार्य का भार बढ़ गया, इसीलिए दूसरी संस्थाओं की स्थापना की गई और इसके जो कार्य थे, इसके कुछ कार्य, पूरे कार्य नहीं, इसके कुछ कार्यों को इस लंदन में जो संस्था की स्थापना की गई थी उच्चायुक्त कार्यालयों को सौंप दिया गया, ताकि भारत के राज्य सचिव को तक जो कार्य है वो कम हो सके। इसीलिए लंदन में उच्चायुक्त कार्यालयों की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद में 8वां जो विशेषता है वो देखते हैं। आठवीं विशेषता इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी एक जो लोक सेवा आयोग था उसका गठन कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। लेकिन क्यों किया गया? इसका जो गठन था वो क्यों किया गया? क्यों किया गया? यानी इसका जो गठन था, यानी एक लोक सेवा आयोग का गठन क्यों किया गया? इसका प्रमुख कारण ये था कि 1926 में सिविल सेवकों के लिए
सिविल सेवकों के लिए एक भर्ती निकाली जानी थी। एक भर्ती निकाली जानी थी। इस भर्ती को संभालने के लिए, इस भर्ती को आयोजित कराने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की स्थापना की गई थी। यानी दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि इसमें एक लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और इसका गठन क्यों किया गया, क्या कारण था इस लोक सेवा आयोग का गठन करने का, तो इसका प्रमुख कारण अपन के सामने आता है कि 1926 को, यानी ये एक्ट 1919 को बनाया गया था और 1921 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन इसके जो 5 साल बाद है, यानी 5 साल बाद में पहले योजना बना ली गई थी कि एक सिविल सेवक यानी सिविल सेवकों के लिए एक भर्ती आयोजित की जाएगी। एक भर्ती आयोजित की जाएगी, यानी 1926 को एक भर्ती आयोजित की जाएगी। इस भर्ती को संभालने के लिए कि किस प्रकार क्या योजना होगी, इस भर्ती को आयोजित करने के लिए वो लोक सेवा आयोग सोचेगा। लोक सेवा आयोग का इसमें गठन कर दिया गया। इसमें जो अपन के पास 5वीं विशेषता है वो देख लेते हैं। सॉरी, 5वीं नहीं, 9वीं विशेषता, सॉरी 9वीं विशेषता। इस अधिनियम में, मैं 9वीं विशेषता की बात कर रहा हूं। इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया। राज्य बजट से अलग कर दिया गया और इसमें सीधी सीधी बात कही गई कि सीधी बात ये बोल दी गई कि जो राज्य का बजट राज्य की विधानसभा स्वयं बनाएगी, यानी स्वयं इसका निर्माण करेगी। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं कि 9वीं जो विशेषता थी हमारे पास में, वो विशेषता ये है कि इसमें पहली बार यानी सर्वप्रथम केंद्रीय बजट, यानी पहले भी ये था, आज भी यही है कि बजट दो स्तरों पर किया जाता है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, उससे पहले केंद्रीय बजट और राज्य बजट मिले हुए थे, दोनों को एक ही संस्था पारित करती थी। लेकिन 1919 के अधिनियम में सीधा सीधा कह दिया कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, यानी दोनों को अलग कर दिया जाएगा। और जो राज्य बजट है उसको स्वयं विधानसभा स्वयं बनाएगी, यानी राज्यसभा के 2 सदन है,
पहले भी यही थे और आज भी यही है। पहले विधानसभा, आज वर्तमान में राज्य के 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। पहले भी यही थे। तो इसका जो प्रमुख अंग है, यानी जो सदन है, विधानसभा है, और विधानसभा स्वयं राज्य का बजट तैयार करेगा। इसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं होगा। इसमें 10वीं विशेषता है अपन के पास में, 10वीं विशेषता, लास्ट विशेषता, कि इस अधिनियम में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। लेकिन यानी ये जो वैधानिक आयोग है इसका गठन किया गया, लेकिन क्या कारण थे? कारण भी तो अपन को मालूम होने चाहिए कि इस एक वैधानिक आयोग का गठन भी पहली बार किया गया था। इसका कारण क्या था? तो मैं बता दूं कि इसका प्रमुख कारण ये था कि हर 10 वर्ष बाद ये जो संस्था है वैधानिक आयोग, हर 10 वर्ष बाद भारत के जो कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हो, चाहे कोई से भी कार्य हो, कोई सी भी संस्था के कार्य हो, उन संस्थाओं की 10 वर्ष में जांच करके उसकी रिपोर्ट इंग्लैंड भेजेगी। ऐसा इसका कार्य था। तो इसका गठन जो किया गया था उसका प्रमुख कारण ये था कि हर 10 वर्ष में कार्यों की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यानी एक बार और रिपीट कर देता हूं कि इस अधिनियम की जो 10वीं विशेषता है वो ये है कि एक वैधानिक, मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं क्योंकि आपको माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए यहाँ पर। तो एक वैधानिक आयोग की स्थापना यानी गठन किया गया है। इसका प्रमुख कारण भी तो पता होना चाहिए। इसका प्रमुख कारण ये है कि हर 10 वर्ष में जो भारत के कार्य हैं, यानी जो भारत के कार्य हैं उनकी जांच करके उसकी रिपोर्ट इंग्लैंड भेजे। यानी उसकी रिपोर्ट इंग्लैंड भेजेगी ये संस्था। तो फ्रेंड्स, हमने 1919 का भारत शासन अधिनियम पूरा कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको काफी कुछ समझ में भी आया होगा। और अगली वीडियो में अपन 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। 1935 का अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।